हेलो बच्चों, मैं हूं पिंटू कुमार। आपको इस नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर से लेक्चर नंबर दूसरा विद्युत का लेके आ गया हूं। आप लोग ने जाना अभी तक विद्युत क्या है, कैसे बनता है ना, क्या होता है, कुछ कुछ है। हम पिछला वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे तो बता देते हैं। सबसे पहला जो सवाल था, आवेश क्या है ना। तो आवेश क्या होती है ये समझना। आवेश किसी भी पदार्थ की वह गुण होती है जिससे कि वह किसी अन्य आवेश को या तो खींच पाए या तो धकेल पाए, है ना। यानी कि वह किसी बल का अनुभव कर पाए। यानी कि आवेश वह गुण, किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी बल को अनुभव कर पाए। आवेश कैसे उत्पन्न होती है ये हम समझते हैं ना। मान के चलो ये बलून है ना। ये बलून है और ये एक ग्लास का रॉड है। ये अभी दोनों अनचार्ज हैं। ये अभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, है ना, या फिर प्रतिकर्षित या आकर्षित नहीं कर पा रहे। तो कैसे होंगे, मतलब कैसे आवेशित होंगे ये? तो होंगे अगर इनको एक दूसरे में रगड़ा जाए, ये दोनों को आपस में रगड़ा जाए, बलून और ग्लास को ऐसे करके, तो क्या होगा कि या तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें कूद के चला गया, है ना। सबको पता है ना, पदार्थ जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर कूद रहा होता है ना। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना तो बहुत मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा आसान होगा। क्यों निकालना आसान होगा? क्योंकि ये बाहर घूम रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गई, सबसे पहले तो बात यह है आवेश कोई पदार्थ में क्यों डेवलप होता है, तो उसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण या निकालने से। समझ में आया? ठीक है ना। चलो, इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इसमें चला गया, तो इसमें टोटल मान के चलो 10 इलेक्ट्रॉन थे पहले से, यानी कि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन मिल करके न्यूट्रल बनाए हुए थे इसको, है ना। न्यूट्रल यानी कि इस पर कोई आवेशित नहीं है। अब ये 10 का 10 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले गए, तो क्या बचा इसके ऊपर? 10 प्रोटॉन, जो कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न कर देगा। और बलून चूँकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होते हैं। ये बात समझ में आ गई। ये तो पता चल गया कि आवेश क्यों उत्पन्न होता है। यहीं से तुम लोग गेस कर पाओगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। हम सबसे पहले क्या बताएं? आवेश क्या है? आवेश वह पदार्थ का वह गुण है जिससे या दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित या आकर्षित कर पाता। आप लिख लेगा, ठीक है। उसके बाद आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से ये माइनस वाला और एक प्लस वाला। माइनस वाला का नाम है ऋण आवेश और प्लस वाला का क्या नाम है? धन आवेश, ठीक है। ऋण आवेश और इसका क्या नाम है? धन आवेश। ठीक है। ऋण आवेश के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर और अधिक इलेक्ट्रॉन आके बस गई है ना। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की वजह से चार्ज नहीं उत्पन्न होता। यानी कि आवेश उत्पन्न जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन के गति के कारण, या तो ग्रहण या किसी को देने की वजह से, ठीक है, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और जब ये दोनों नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, है ना, एक हो गया धन आवेश, एक हो गया ऋण आवेश, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और हम लोग तब देख पाएंगे कि ये एक दूसरे को आकर्षित कर दिया। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट तुम लोग कागज़ के टुकड़े के साथ किया होगा। स्केल को जब रगड़ता है, कागज़ को टुकड़ों के चिपकाने की कोशिश करता है, तो चिपकता है ना,
क्यों चिपकता है? तो कारण यही है, वहाँ से स्केल से कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाते हैं, है ना, ऐसे रगड़ते हैं तो स्केल से इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, ठीक है। तो मेरा जो सिर है वो हो गया ऋणात्मक, है ना, और जो स्केल है वो उसके ऊपर अब आवेश आ गया, उसके ऊपर वो शक्ति आ गई जिसके कारण वो किसी को आकर्षित कर सकता है, ठीक है। तो वो पेपर को आकर्षित करेगा, ठीक है। तुम लोग के बुक में एक ऑरेंज कलर का डब्बा बना के दिया गया है, उसमें बताया गया है कि कोई चालक है, कोई भी चालक यानी कोई भी पदार्थ वो किससे बना होता है? बहुत सारे परमाणुओं से बना होता है ना, लाखों परमाणु, करोड़ों परमाणु होते हैं, और सभी के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ये तो सभी को पता होगा, हम कुछ के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये इतना सारा गोल बनाते रहे तो हो गया मेरा, है ना, तो पूरा होगा। तो हम लोग को क्या मालूम है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होते हैं और किनारे किनारे घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन, इतना चीज़ पता है हमको। और ये भी पता है कि धातु जो होते हैं वही इलेक्ट्रॉनों की बहाव कर सकते हैं, ये हम पहले की क्लास में बताएं। चलो देखो क्या होता है, मान के चलो यहाँ पे आयरन है ना, आयरन का मतलब एफ सिंबल तो जानता होगा, एफ ही होता है ना। ये दो ठो इलेक्ट्रॉन को निकालने की इसको टेंडेंसी होती है, यानी कि कोशिश करता हमेशा दो इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें। तो दो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम ये बाहर निकालेगा तो ये थोड़ा सा अब स्टेबल महसूस करेगा, लेकिन इसके कारण दो इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो गया ना, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, मान लो एक परमाणु से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना, मान के चलो एक ही से, है ना, तो बोलेगा दो तो बहुत कम है, इससे कैसे विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो बता दें कि इसके लिए एक तार में लाखों करोड़ों परमाणु होते हैं, और वहाँ से लाखों करोड़ों गुना दो कर दो तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे और ये तैर रहे हैं एक समुद्र के भांति। बोला जाता है कि जो धातु की जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है कि वह इलेक्ट्रॉन के सागर में उसके आयन डूबे होते हैं, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा घेरे हुए होगा, जिसे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं पूरा। अभी हम बताएं कि क्यों फ्री हो रहे हैं, क्योंकि धातु की ये प्रवृत्ति होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को फेंक दे, तभी ये स्टेबल यानी स्थिर महसूस करेगा। ये बात समझ में आई कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, कैसे आया, और इलेक्ट्रॉन के बहाव की वजह से ही करंट बनता है, ये तो बताएंगे, है ना, विद्युत धारा जब पढ़ा रहता है। अभी बताया जाता है, वो जो ऑरेंज कलर का डब्बा है उसमें लिखा गया है कि तुम लोग को लगता होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच बीच में तो परमाणु है, जैसे यहाँ से निकलना है तो बीच में परमाणु आ गया, तो इसके कारण ये ऐसे इस रुक जाता होगा, है ना, ऐसे करके रुक जाता होगा, इसके रास्ते में ठोकर आ गया तो रुक जाएगा, ऐसा लगता होगा। पर बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है विद्युत तार में वो लगभग प्रकाश की गति के समान होती है, मतलब बहुत तेज़ी से ये गति करती है ना। तो सवाल आता है सर कि क्या इसके बीच में ये रास्ता में रुकावट नहीं बनता? तो बनता है। इलेक्ट्रॉन तार में जो है वो बहुत नाच के चलती है, देखो ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो प्रकाश की गति से ही चलेगी, है ना, प्रकाश की गति ही रहेगी, लेकिन ये ऐसे ऐसे कभी ऐसे 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 खूब इधर जाएगी उधर जाएगी इधर जाएगी, हाँ, लेकिन जाना इसको इधर ही है ना, मतलब औसत चाल इधर ही होगी, थोड़ा धीरे हो, औसत चाल और चाल अलग है। इलेक्ट्रॉन की चाल प्रकाश की चाल के लगभग समान होती है, लगभग उससे कम होती है, लेकिन औसत चाल बहुत कम होती है, लगभग 1 मिलीमीटर 1 सेकेंड में ही चल पाता है ना, मतलब बहुत धीरे धीरे चलता। तो कहने का अर्थ है कि अब सवाल आता ये है कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं ना, फट से लाइन मतलब विद्युत बल्ब चमकने लगता है। ऐसा क्यों होता है?
आप बोले अभी कि 1 सेकेंड में बस थोड़ा ही सा दूरी चल पाता है इलेक्ट्रॉन, तो क्यों होता है कि फट से हम चालू करें और फट से विद्युत बल्ब जल गया। तो अब ये बात को समझने का प्रयास करो। ये है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ हम बताए हुए हैं। देखो, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि यही वाला इलेक्ट्रॉन घूमेगा तभी बल्ब जलेगा। सभी परमाणु के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन फ्री है तो यहाँ वाला का भी तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ना, होगा। अगर ये यहाँ से थोड़ा दूर गया तो जो बैटरी है वो धक्का देगी, तो साथ के साथ सभी इलेक्ट्रॉन भागेंगे, और जितना तेजी से ये बाहर निकला उतना तेजी से इधर जाएगा ये, और फट से इधर से जाएगा तो बल्ब जलने लग गया। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं, भले ही इलेक्ट्रॉन थोड़ा धीरे गति कर रही है, लेकिन यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन बल्ब को दीप्त करने में इसकी मदद कर रही है। अब तुम ऑरेंज कलर वाला डब्बा को पढ़ोगे तो अब तुम लोग को समझ में आएगा विभव और विभवांतर क्या है ना। ये बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है ना, इसको बहुत हल्के में लेंगे, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हम बताते हैं कि क्यों है। क्योंकि अभी तक तुम लोग जो पढ़ते आ रहे हो वो बहुत फ्लो में पढ़ते आ रहे हो, बहुत आसान साइंस को पढ़ते आ रहे हो, है ना। ये थोड़ा सा तुम लोग को दिमाग में जाने में समय लगेगा। अगर ना समझ में आए तो 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब जब समझ में आए तब तक ये वीडियो को रिपीट करके देखना। देखो, होता क्या है, एक आवेश है। अच्छा, सबसे पहले विभव शब्द का मतलब ही समझाते हैं। विभव शब्द का मतलब होता है अंग्रेजी में पोटेंशियल। पोटेंशियल, और पोटेंशियल जब भी हम सुनते हैं तो क्या दिमाग में क्या आता है? पोटेंशियल यानी कि क्षमता। तुम लोग सुना होगा कि उसमें इतना पोटेंशियल है, उसमें उतना पोटेंशियल है, यानी कि उसमें इतना क्षमता उतना क्षमता, ऐसे करके बोलता है। यानी कि पोटेंशियल का एक और मतलब है, यानी कि इनडायरेक्ट मतलब हम बोल सकते हैं इसको क्षमता। अब दिमाग में आता है क्या क्षमता, किसका क्षमता, है ना। तो बता दें कि आवेश की क्षमता की बात करी गई है। हम एक अपने से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम टेक्निकल भाषा भी बता देंगे। एक चार्ज है ना, हम बताएं कि चार्ज का SI मात्रक कूलम्ब होता है, तो इसके ऊपर मान के चलो 1 कूलम्ब या 2 कूलम्ब कोई भी चार्ज है, तो ये एक चार्ज है। अब इसके इर्द गिर्द अपना एक क्षेत्र बनाएगा जहाँ से किसी दूसरे को खींच पाएगा या धकेल पाएगा, है ना। अगर सेम चार्ज रहेगा तो धकेल पाएगा, अगर विपरीत चार्ज रहेगा, प्लस की जगह माइनस रहे इसके फील्ड में, तो खींच पाएगा, है ना। तो अगर ये आवेश है एक, तो इसके चारों ओर एक फील्ड बनेगी, है ना, या क्षेत्र बनेगा जहाँ से वो दूसरे आवेश को खींच या धकेल पाएगा। ठीक है, ये इसकी क्षमता है। नहीं सुना है कि कोई एक शेर का इलाका है, उसके अंदर जाओगे तो मारे जाओगे, है ना। तो अपना अपना इलाका है इसका। अब वही बोला गया किसी आवेश की वह क्षमता, है ना। अब विभव को समझेंगे कैसे, ये समझो। एक छोटा सा चार्ज है जिसको हम लोग चूहा चार्ज नाम दे रहे हैं, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है टेस्ट चार्ज। अब ये छोटा चार्ज है, मतलब इकाई चार्ज। इसके ऊपर 2 कूलम्ब 3 कूलम्ब कुछ भी चार्ज लेंगे, लेकिन इसके ऊपर 1 कूलम्ब का ही लेना है ना, क्योंकि इसको टेस्ट कर रहे हैं। अब चूहा चार्ज इसलिए बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि चूहा को भी बेजुबान है वो, उसको टेस्ट करने में हम लोग उपयोग करते हैं ना, वैज्ञानिक लोग करता है, उसी तरह इसको भी कर रहा है। तो एक छोटा सा चार्ज है जो हम मान लिए कि अनंत पर है, ठीक है, अनंत पर। देखो, कोई भी चार्ज है उसका फील्ड अनंत तक तो नहीं ही जाएगा, है ना। कितना भी बड़ा चार्ज रहे तो अनंत तक नहीं जा पाएगा, तो हम वहीं से मान रहे कि अनंत पर है वो, है ना। अनंत कहाँ है हमको नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ चार्ज खत्म होगा वही मान लो उसका अनंत है, ठीक है। तो अनंत से लेकर के इसके पास ले आने में कितनी हम लोग को, देखो
इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है। यानी कि जब ये इसके सामने आ रहा होगा तो क्या इसको धक्का देने में ऊर्जा हम लोग को ख़त्म कर रही होगी, ख़त्म करनी होगी? तो ख़त्म करनी होगी सर, है ना। तो वो ऊर्जा, विभव क्या है? ऊर्जा है ना। किसका ऊर्जा है? हम लोग का ऊर्जा है। कहाँ लग रहा है? तो देखो, विद्युत वह ऊर्जा जो एक इकाई चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज को यानी कि चूहा चार्ज को इकाई चार्ज का नाम दे रहे हैं हम लोग, है ना। जो इकाई चार्ज को किसी विद्युत आवेश के सामने ले जाने में जितनी ऊर्जा खपत करने पड़ रही है वो क्या कहलाएगी? उसका विभव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विभव। अगर इसके पास बहुत अधिक आवेश होगा तो इसका क्षेत्रक बहुत बड़ा बनेगा और इस चूहा चार्ज को यानी टेस्ट चार्ज को इसके समीप लाने के लिए और अधिक ऊर्जा खपत करनी पड़ेगी, यानी कि उसका विभव और अधिक होगा। होगा कि नहीं? यानी कि चार्ज बढ़ाएंगे तो विभव भी साथ के साथ बढ़ेगा। अब हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं ये थोड़ा देर में हम बताएंगे, है ना। विभव का एग्जैक्टली टेक्निकल टर्म में हम जो समझाना था समझा दिए, उसका परिभाषा हम यहाँ लिखवा देंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं विभवांतर के बारे में। देखो, ये तो था विभव जो सभी आवेशों में होता ही है। अब बात आती है कि वह क्या चीज़ है जो किसी तार में विद्युत आवेश की प्रवाह होने के लिए लगातार प्रेरित कर रही होती है। यानी कि मान लो कि किसी नदी में पानी बह रहा है, ठीक है। तो तुम लोग देखा, जैसे ही पहाड़ा वाला इलाका आता है, पहाड़ वाला, तो बहुत तेज़ी से पानी गिरता है। और वही मैदान वाला इलाका आता है, बिहार उहार वाला, तो एकदम स्लो पानी बहने लगता है, पूरा नदी चौड़ा हो जाता है एकदम। देखा होगा तुम लोग, है ना। तो कभी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है और वहाँ पे नदी स्लो क्यों हो गई, है ना। तो तुम लोग बोलेगा, दिमाग लगाएगा थोड़ा, बोलेगा कि सर वहाँ पे ऊंचाई से गिरने के कारण, है ना, उसमें ऊर्जा अधिक आ गई और वह तेज़ी से बहने लगा, ठीक है। यानी कि ऊंचा और नीचा, इसके अंदर दाब में अंतर था, है ना। यहाँ दाब अधिक था, यहाँ दाब निम्न था। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर कोई भी चीज़ बहती है। ये बात समझ में। तो उसी तरह नदी के बहाव जहाँ पे दाब कम होगा वहाँ पे थोड़ा धीरे हो जाएगी, होगी ना। यानी कि नदी के पानी को लगातार बहने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? तो उसका दाब में अंतर, ऊंचाई में अंतर या दाब में अंतर, ठीक है। अब हम समझते हैं कि उसी तरह सेम टू सेम वही चीज़ को समझना है। विद्युत को लगातार बहने के लिए, विद्युत धारा को लगातार बहने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? तो वहाँ पे आएगा विभवांतर। विभव एक अपनी क्षमता है इसकी, है ना। इससे कम अगर किसी में होगा तो वो अंतर कहलाएगा ना। जैसे किसी के पास 10 रुपये है और किसी के पास 1000 रुपये, ठीक है। खाना खाने के लिए 10 रुपये, किसी के पास 1000 रुपया। तो इसका क्या पता चल रहा है? अंतर पता चल रहा है कि बहुत बड़का आदमी होगा, ये छोटा आदमी होगा, है ना। ये पता चल रहा है ना, मतलब कि दोनों अलग अलग अपना अपना क्षेत्र ही बता रहा होगा। ये इसका अलग विभव है, इसका अलग विभव। जब दोनों से कंपेयर करेंगे, अंतर करेंगे, तो क्या होगा? आएगा विभवांतर। और जब भी कभी मुकाबला होगा तो ये 1000 रुपये वाला इसको दबा करके चला जाएगा, ऐसा लगता है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता। लगभग यही चीज़ को हम छाप के बताते हैं। देखो, एक टंकी है, ये है तुम्हारा ज़मीन पर 2 टंकी रखा हुआ है ना। प्यारा सा टंकी है और दोनों में पानी भरे हुए है ना। अब तुम इस दोनों को कनेक्ट कर दो तो होगा क्या कि इसका पानी इसमें जाने लग जाएगा। लेकिन पानी चूँकि दोनों में बराबर भरा हुआ है, तो पानी अगर सेम लेवल पर है, ये भी टंकी और ये भी टंकी,
तो पानी एक दूसरे में जाएगा नहीं। अब इसी टंकी को ऊपर ले जाओ तो बोलेगा इसमें क्या अंतर होगा सर, सेम टू सेम तो होगा, ना वहाँ जा रहा था ना यहाँ जाएगा, है ना। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। यहाँ पे दबाव अधिक है पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे भी अधिक पड़ रहा है, हम तो से कम नहीं है ना। यानी कि दोनों में अंतर नहीं है, दोनों में अंतर नहीं है। यहाँ पे भी दबाव थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि नीचे है, और यहाँ पे भी कम लग रहा है, तो दोनों में यहाँ पे भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ से उठा करके एक पाइप से इसको हटा देते हैं भी, और यहाँ पर एक टंकी बनाए, तो क्या होगा कि यहाँ से पानी इसमें बहने लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे उच्च दाब है और यहाँ पे इसके ऊपर निम्न दाब है, तो पानी जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहना प्रारंभ कर देगी। कुछ समझ में आ रहा? उसी तरह सेम टू सेम वही बात है। तार में भी उसी प्रकार से एक तार है, अगर एक जगह विभव को ही वोल्टेज बोला जाता है अंग्रेजी में, है ना। अगर एक जगह, चलो एक और एग्जांपल से समझाते हैं, उसके बाद बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये फीता है, पाइप है ना। पाइप में पानी क्यों बहता है? क्योंकि अगर एक जगह प्रेशर बहुत ज़्यादा पानी का और दूसरी जगह नहीं है, अगर इधरों से हम पानी का प्रेशर उतना डाल दें तो क्या पानी बहेगा? नहीं बह पाएगा। तुम ही सोचो, नहीं बह पाएगा ना। एक तरफ कुछ नहीं बह रहा होता, एक तरफ बह रहा होता, तो एक तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर, एक तरफ कम प्रेशर, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की और पानी बहना स्टार्ट कर देगी अपने आप। ये बात समझ में आया? सेम कहानी यहाँ पे भी है। यहाँ पे ज़्यादा हम प्रेशर की यहाँ बात करें, प्रेशर के दिमाग में सोचो कि उसी का विद्युत चैप्टर में हम लोग बार बार हम लोग नाम लेंगे विभव का। जिस तरह हम पानी के लिए प्रेशर का उपयोग कर रहे हैं, उसी तरह हम विभव का उपयोग करेंगे विद्युत चैप्टर में, ठीक है। समांतर समझते जाओ, है ना। यहाँ पे विभव अधिक होगा, मान के चलो 12 वोल्ट है, यहाँ पे विभव 6 वोल्ट का है, तो क्या होगा कि विद्युत जो है वो अपने आप इधर बहना प्रारंभ कर देगी। क्योंकि यहाँ पे अंतर है, विभव में अंतर है। यहाँ पे विभव 12 वोल्ट है, यहाँ पे विभव 6 वोल्ट है। जिस तरह पानी जो है वो दाब अंतर के कारण ऊपर से नीचे आ रहा था, है ना, दाब अंतर ही था, उसी प्रकार से जो विद्युत धारा है वो विभव में अंतर की वजह से, यानी विभवांतर की वजह से ही ये विद्युत धारा बह रही है। अब विभवांतर को परिभाषित करने के लिए एक और बोला गया, किसी विद्युत धारा में एक विद्युत धारा बनाते हैं हम। एक विद्युत धारा बहुत सिंपल सा, बस एक बैटरी रहेगा, एक तार रहेगा, है ना। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में एक आवेश को जितनी ऊर्जा खपत कर पा रही है, करने पड़ रही है, वो उसकी विभवांतर कहलाती है। क्या कहलाती? विभवांतर। हम क्या बोले? किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, समझो किसी विद्युत परिपथ में कोई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जितनी ऊर्जा खपत करनी पड़ रही है वह उसके विभवांतर कहलाएगी। हम बोले विभव भी कार्य ही है, कार्य से दर्शाए थे ना, कि वह कार्य जो एक इकाई चार्ज को, मतलब इकाई आवेश को उसके समीप लाने में जितनी ऊर्जा खपत करनी पड़ रही है वह उसका विभव कहलाया था, हम बताए थे। सेम टू सेम कहानी इसके लिए भी है। किसी विद्युत परिपथ में, परिपथ यहाँ पे बोल रहे हैं, कोई बहुत दूर नहीं, कोई क्या बोलते हैं वो, इन्फिनिटी या अनंत दूरी से नहीं लाना है इसको, है ना। इसको एक जगह से दूसरी जगह, क्या बोले हम,
किसी विद्युत परिपथ में कोई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितनी ऊर्जा खपत करनी पड़ रही है वह उसका विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। एक विभव से ही फॉर्मूला निकला है, क्या है वो बताता। बोला गया था कि एक Q का आवेश था, विभव का फॉर्मूला याद करो क्या था। किसी इकाई आवेश को अनंत दूरी से उसके समीप लाने में जितना कार्य करा जाता है वह उसका विभव कहलाता है ना। तो हम लोग अभी परिभाषित कर रहे हैं विभव को। विभव यानी वोल्ट, है ना, अंग्रेजी में वोल्ट किसके नाम पर रखा गया, अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया, है ना। तो V बराबर क्या होता, कितना कार्य करा गया किसको लाने में, तो Q चार्ज को यहाँ से यहाँ पटकने में, यहाँ से यहाँ लाने में कितना कार्य करा गया, है ना। तो वो होता है तुम्हारा वोल्ट या फिर विभव। यहाँ से एक फॉर्मूला निकला, है ना। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है ना। हम लोग किसको परिभाषित कर रहे हैं, वोल्ट। एक विभव का मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर हमको एक वोल्ट प्राप्त करना है तो यहाँ पे दोनों जगह एक एक करेंगे तो परिभाषित हो जाएगा। यानी कि एक कूलम आवेश को अनंत दूरी से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल खर्च करनी पड़ रही है, तो उसका जो विभव होगा, उस आवेश का जो विभव होगा वो होगा 1 वोल्ट। ठीक है, आसान था। इसके ऊपर एक सवाल लेते हैं, इसी फॉर्मूला के ऊपर। यदि एक चार्ज है ना, जिसका मान दे दिया गया 5 कूलम। यदि एक चार्ज है जिसका मान है 5 कूलम, उसको एक बिंदु से एक परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है, तो 15 जूल काम करना पड़ रहा है। तो बताना है कि ये बैटरी का विभवांतर कितना होगा कि इतना काम कर पा रहा है वो। तो कुछ नहीं करना, हमको क्या निकालना, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, निकालना तुमको वोल्टेज यानी कि विभवांतर बराबर W/Q होता है। 15/5 आया 3, यानी कि ये जो बैटरी लगा होगा वो 3 वोल्ट का बैटरी लगा होगा। इसी तरह हम इसको दे सकते हैं, कभी इसको दे सकते हैं, ये निकालने बोल देंगे, कभी इसको दे देंगे, कभी इसको दे देंगे और ये निकालने बोल देंगे। मतलब कि 3 चीज़ है, 2 चीज़ दे देंगे और तीसरा चीज़ निकालना हो तो बहुत आसानी से इस फॉर्मूले से हम निकाल सकेंगे। चलो, अभी तक तुम लोग नहीं जानता होगा कि परिपथ में विभवांतर आखिर उत्पन्न कौन करता है, जिसके कारण विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो हम बता दें, जो हम लोग बैटरी लगाते हैं ना, जिस तरह पानी चलाने के लिए मोटर की आवश्यकता पड़ती है, मोटर क्या करता है, नीचे से पनिया को उठाता है और फेंकता है ऊपर, है ना, समझता ना। उसी प्रकार से सेम टू सेम वही काम करता है हमारा बैटरी क्या करता है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को लेता है और दूसरी तरफ खींच देता है। यानी कि एक तरफ ज़्यादा कर देगा, दूसरी तरफ कम कर देगा, है ना। यानी कि कुल मिला के विभवांतर उत्पन्न करने का जो क्षमता है वो किस में होता है, बैटरी में होता है। यानी कि पूरे परिपथ में विभवांतर मेंटेन यानी कि बना के कौन रखता है, तो बैटरी का अगर रासायनिक ऊर्जा खत्म हो जाए तो ये जो विभवांतर है वो भी खत्म हो जाएगा और विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो पाएगी। ठीक है, हम बता दिए कि क्या अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर इसका SI मात्रक वोल्ट रखा गया। किताब पे एक उदाहरण दिया हुआ है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदु के बीच आवेश को ले जाने में 2 कूलम आवेश को कितना कार्य किया जाता है। तो देखो, बोला गया है 2 बिंदु है, कोई परिपथ है ना,
परिपथ है, दो बिंदु लिया गया, दोनों बिंदु के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर है ना। देखो 12 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 12 माइनस 0 कितना हो गया 12, यानी कि 12 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हुआ है यहाँ पे। क्यों उत्पन्न हुआ, कौन उत्पन्न कर रहा है, तो ये बैटरी उत्पन्न कर रहा है। और बोला गया 2 कूलम्ब आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना जूल कार्य इसको करना पड़ रहा है ना। तो देखो 2 कूलम्ब चार्ज, Q बराबर दिया गया 2 कूलम्ब और V बराबर दिया गया 12, W बराबर निकालना है तो हम लोग निकाल सकेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े, V बराबर W/Q। तो इसको इधर ले आएंगे, W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, जो कि होने वाला है 12 गुना 2, जो कि होगा 24 जूल। यानी कि यहाँ से यहाँ ले जाने में कार्य कितना करना पड़ रहा है बैटरी को, तो वो होगा 24 जूल। समझ में आ गया, बहुत आसान था। सवाल है, प्रश्न है, देखो उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती। तो हम अभी बताएं, बैटरी जो है वो विभवांतर को मेंटेन यानी कि बना के रखने में मदद करता है। तो यहाँ पे आंसर होगा बैटरी। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदु के बीच विभवांतर जो है वो 1 वोल्ट है। इसको थोड़ा समझाते हैं। बोला गया है कि किसी परिपथ में, ये कोई परिपथ है, दो बिंदु है यहाँ से यहाँ, ठीक है। बोला गया है कि 2 बिंदु के बीच अगर 1 वोल्ट का विभवांतर है, यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक ना, अंतर। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर यहाँ पे इसको 1 कूलम्ब आवेश को ले जाना हो, है ना, 1 कूलम्ब आवेश को ले जाना हो यहाँ से यहाँ, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वहाँ पे कार्य करना पड़ेगा 1 जूल का कार्य करना पड़ेगा। 1 वोल्ट का सिंपल मतलब है 1 कूलम्ब आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल खर्च पड़ रही है तो वो होगा 1 वोल्ट, ठीक है। विद्युत आरेख को और अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ सिंबल को पढ़ना अति आवश्यक है ना। जैसे हमको प्रतिरोध की ज़रूरत पड़ी, हमको बल्ब की ज़रूरत पड़ी, पंखा की ज़रूरत पड़ी, तो हम लोग डायरेक्ट पंखा या ये सब तो लगा नहीं देंगे, है ना। तो इसके लिए कुछ हम लोग सिंबल का उपयोग करते हैं, उसी सिंबल को हम लोग जानने का अभी प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला सिंबल है विद्युत सेल का, है ना, किताब में ही देखते हैं और बताते हैं, है ना। विद्युत सेल यानी कि बैटरी को ही, एक बैटरी को सेल कहा जाता है, इसको सेल। और खूब सारी बैटरी का संयोज हो तो इसको कहेंगे हम लोग बैटरी, या फिर इसको कहेंगे सेल का संयोज, है ना। इसको सेल, बहुत सारा सेल जुड़ा हुआ है तो सेल का संयोज। आगे है खुला स्विच। देखो खुला स्विच को 2 तरीके से हम लोग दर्शा सकते हैं, या तो ऐसा ही बिना कुंजी डाला हुआ इसमें, या तो कोई परिपथ है, ऐसे भी पुराने किताबों में दिया होता है। तो यहाँ देखो अगर हम इसको ऐसे बंद कर देते हैं तो अब ये हो जाएगा बंद स्विच, और यहाँ पे अगर कुंजी लगा दें तो अब ये हो जाएगा बंद स्विच। ये दोनों में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं। बंद स्विच के लिए क्या करेंगे, आसान अभी हम बताएं। बंद कर देंगे ऐसे करके, कुंजी लगा देंगे। देखो ये खुला होता है, ऐसे लगाते हैं, चाबी टाइप के रहता है, ऐसे घुसा देते हैं तो परिपथ जुड़ जाता है, ये दोनों ज्वाइंट कर जाता है ऐसे करके, और परिपथ जुड़ जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे तो अब ये परिपथ पूरा हो गया। उसके बाद तार संधि को दिखाया गया। तार संधि अगर कहीं हो रहा है तो इस प्रकार हम लोग दिखा सकते हैं। एक तार इधर से आ रहा है
और एक तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ही जो दिखा देना। और अगर दो तार है ना, और दोनों को पार होना लेकिन बिना संधि के, तो जंप मार के जा सकता है। ठीक है, ऐसे करके जा सकता। अब हम विद्युत बल्ब को देखते हैं। विद्युत बल्ब को ऐसे दर्शाया गया है, या फिर एक बल्ब ही छाप दो, उतना तो कोई छापता नहीं है। देखो आगे है दिया हुआ प्रतिरोध। प्रतिरोध जिस तरह हमारे आम जीवन में सड़कें पर जो ठोकर लगी होती है वो एक हमारी स्पीड के लिए प्रतिरोध का काम करती है, उसी प्रकार से अगर प्रतिरोध लगा हो, कोई प्रतिरोध परिपथ में कुछ भी चीज़ है, हम लोग बल्ब का उपयोग करते हैं, बल्ब भी बिजली खाती है तो वो भी प्रतिरोध का हो गई। पंखा जो है वो भी बिजली खाती है तो वो भी प्रतिरोध है। यानी कि जो भी बिजली खाती है, जो भी बिजली की धारा को, मतलब विद्युत धारा को थोड़ा धीमी करती है, कर सकती है, तो वो क्या कहलाएगी? प्रतिरोध कहलाएगी। तार में भी बहुत सारे परमाणु होते हैं जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होते हैं, है ना। जैसे कि ये तार है, उसके अंदर बहुत सारे परमाणु हैं। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन बीच में जो है प्रोटॉन इसको आकर्षित कर रही है, यानी कि रोकने का कार्य कर रही है ना। कोई हम जा रहे हैं बहुत स्पीड से, कोई हमको पकड़ के रख रहा है, बार बार पकड़ रहा है, तो वो हमको रोक रहा है, यानी कि वो हमारे लिए प्रतिरोध हो गया, है ना। और जिस मशीन का उपयोग करते हैं हम लोग प्रतिरोध उत्पन्न कराने के लिए, उसे हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं। तो ये प्रतिरोध का साइन है। और देखो एक चीज़ है, देखो हमारे पास 220 वोल्ट का ये आता है वोल्टेज, है ना, हमारे घरों में। अगर हमको बड़ी मशीनें चलानी हो तो भी वही चीज़ का उपयोग करते हैं, और छोटे मशीन का भी चलाना हो तो भी वही उपयोग करते हैं। तो आखिर ये दोनों को आसानी से हम लोग चला कैसे पाते हैं, ये समझो, है ना। क्योंकि अगर हमको छोटा मशीन में अगर ज़्यादा करंट हम लोग दे दें, अगर ज़्यादा हम लोग विद्युत धारा दे दें, तो वो जल जाएगा ना। तो जले ना, इसके लिए क्या करा जाता है? उसको धारा को नियंत्रित करा जाता है। कैसे धारा को नियंत्रित करेंगे? देखना, ये प्रतिरोध वेरिएबल है, यानी कि एक अस्थाई नहीं है। इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर हमको छोटा मशीन है जिसके लिए विद्युत धारा की ज़रूरत कम है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? प्रतिरोध को हम बढ़ा देंगे, जिससे होगा क्या कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अब बहुत धीरे धीरे बहना स्टार्ट करेगी ना। अगर बहुत ज़्यादा प्रतिरोध हो तो धीरे धीरे बहने लगेगी, यानी कि खूब सारा ठोकर हो तो धीरे धीरे जाएगा ना। तो वही बात है कि ये उस टाइम पे धारा नियंत्रित कर दिया। अगर हमको बहुत ज़्यादा विद्युत धारा की आवश्यकता है तो उस टाइम पे क्या करेंगे? प्रतिरोध को कम कर देंगे। प्रतिरोध जैसे ही कम होगा तो क्या होगा कि विद्युत धारा बहुत अधिक बहने लग जाएगी, और वो जो मशीन है वो अच्छा से अपने काम कर पाएगी। समझ में आया? तुम लोग घरों में रेगुलेटर देखा होगा, पंखा चलाने वाला, तो वो भी सेम काम करता है। जब हम 5 पर करते हैं, 3 पर करते हैं ना, तो उस टाइम पे पंखा जो है वो बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है। क्यों घूम रहा होता है? क्योंकि उस टाइम पे प्रतिरोध पंखा में बहुत कम होता है। बहुत कम होने की वजह से उसको अधिक करंट मिल रहा होता है ना। उसी टाइम पे बहुत अधिक करंट मिल रहा होता है, तो ज़्यादा तेज़ी से वो घूम पाता है ना। और अगर हम जैसे ही कम करें तो उस टाइम पे प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, और प्रतिरोध अधिक होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे करंट कम बह रहा होता है ना। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो करंट कम बहेगा। तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि जो पंखा है वो धीरे धीरे चल रहा है ना। यानी कि एक ऐसा अंतर होना चाहिए हमारे आम जीवन में जो क्या करता है? धारा को नियंत्रित कर सकता है ना। तो वो होगा ये इसको या तो परिवर्ती प्रतिरोध बोलेंगे, इसको सिर्फ प्रतिरोध, क्योंकि
जिस तरह है वो बाद में भी रहेगा, है ना। इसको हम लोग बदल सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसीलिए इसको धारा नियंत्रक भी बोलते हैं। एक साइन है ऐसे करके, ए एमीटर जहाँ भी लगा हो तो इसका उपयोग करते हैं, और इस तरह से, है ना। वोल्ट मीटर को इस तरह से भी से, और ये इसको बता दें कि ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगते हैं। श्रेणी क्रम हम बताए हुए, तार को डायरेक्ट ऐसे लगा दे परिपथ में, इस यहाँ पे हमको मालूम करना है कि क्या है, तो डायरेक्ट यहाँ पे बीचे बीच लगा दो, है ना। लेकिन वोल्ट मीटर को ऐसे नहीं लगाया जाता है। जहाँ पे हमको परिपथ के बीच अगर हमको वोल्टेज नापनी है तो हम लोग पार्श्वक्रम यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच नापना है, तो इसके बीच ऐसे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ सिंबल जो आगे हम लोग इसी पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ओम के नियम पढ़ेंगे, जो कि पूरे अध्याय को ही उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। ओम का नियम, है ना, V=IR कैसे होता है, क्या किए थे वो ओम, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग ओम के नियम पढ़ेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।